NCERT English classes. I am Manisha Srivastav. Today I am here to explain chapter 1 of Vista's book, which is for students of class 12. The title of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. In this video, I will tell you about the author, chapter sketch and characters, and detailed summary of the chapter. So, let's begin with about the author, who is Jack Finney. Jack Finney, born on 1911 and died on 1995, was an American author. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatchers and Time and Again. His original name was Walter Braden Finney. Was born in Milwaukee and attended Knox College in Galesburg, Illinois. So, let's move to next point, which is chapter sketch and characters. The story deals with the curious experience of a 31-year-old man, Charlie, a daily commuter who reaches the third level while taking the subway for his home. इस स्टोरी में एक 31 years old man चार्ली की कहानी है, जो कि एक डेली ट्रैवलर है और एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो ग्रांड रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. In reality, there are only 2 levels of stations of New York's Grand Central Railway Station. सच्चाई ये है कि ग्रांड रेलवे सेंट्रल स्टेशन की केवल 2 लेवल हैं, तीसरा कोई है ही नहीं. The third level is something akin to the narrator's imagination. ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ सिमिलर है किसके, ऑथर के या चार्ली के इमेजिनेशन के. इट इज अ जर्नी बैक इन टाइम. ये कुछ टाइम ट्रेवल करने की कहानी है, जो बैक में बहुत सारी कहानियां आपने थ्रिलर्स ऐसी देखी होंगी जिसमें हम पीछे के समय में पहुंच जाते हैं. इट इज सीन एज चार्लीज मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम इट्स पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ. ऐसा लगता है कि चार्ली, जैसे आजकल की दुनिया में बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है लोगों पर, करियर का, फैमिली सेटल करने का और बहुत कुछ, तो इन टेंशन से बचने के लिए अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया में चला जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं. द स्टोरी इज अ मास्टरपीस बाय जैक फिने. जैक फिने का लिखा हुआ एक मास्टरपीस है ये स्टोरी. A writer of science fiction who describes the third level as a mysterious world that is somewhere between our unfulfilled desires, expectations and dream. जो थर्ड लेवल को एक मिस्टीरियस वर्ड के रूप में दिखाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो डिजायर्स अधूरी रह जाती, जो विशेष फुलफिल नहीं हो पाती, तो उनको फुलफिल करने के लिए या समझने के लिए हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, एक अपना ही वर्ल्ड बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं. Now let's talk about the characters. Here 3 characters are there. First one is Charlie, I told you. A 31-year-old daily commuter accidentally arrives at the third level of Grand Central Station and experiences a whole new world. Second one is Louisa. She is the wife of Charlie who was worried about her husband coming late. And third main character is Sam, psychiatrist of Charlie, who serves as a proof for the existence of the third level at the Grand Central Station. Now, I will tell you the detailed summary of the chapter. Let's begin the summary. The narrator feels that there are 3 levels at the Grand Central Railway Station. In reality, there are only 2. Narrator यानी चार्ली को ऐसा लगता है कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क पर 3 लेवल्स हैं. अब ये लेवल्स क्या हैं मैं बता दूं आपको. आपने मेट्रो स्टेशंस पर भी अक्सर देखा होगा, और कई स्टेशंस जो होते हैं, एक रोड जा रही है, उसके नीचे अंडरग्राउंड बने होते हैं और उसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, जितना नीचे जाते जाएंगे वो लेवल्स होते हैं. तो अगर आप पहला लेवल है, फिर सेकंड लेवल है और नीचे जाएंगे तो थर्ड लेवल है. तो नैरेटर को ऐसा फील होता है कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 3 लेवल्स हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि केवल 2 लेवल्स हैं. He has discussed this with his psychiatrist friend Sam Wiener. उसने इस बात को, क्योंकि उसको प्रॉब्लम लग रहा था कि जब 2 है, सब लोग कहते हैं लेवल्स हैं, तो उसे क्यों महसूस होता है, या उसने क्यों देखा कि थर्ड लेवल भी है, तो वो उसका एक दोस्त है, साइकियाट्रिस्ट है, उसके पास जाता है और उसको अपनी
प्रॉब्लम बताता है। सैम फील्स दैट द नैरेटर्स एक्सपीरियंस इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। सैम को ऐसा लगता है कि वो जागते हुए जैसे उसने कोई सपना देखा है और अपनी विश फुलफिल करना चाह रहा है, वो कबूल करवा के कि नहीं नहीं 3 ही लेवल्स हैं। द साइकियाट्रिस्ट सेज दैट he, the narrator, is unhappy and the modern man is engulfed in insecurities and fears. साइकियाट्रिस्ट नैरेटर से यानी चार्ली से ये कहता है कि वो एक अनहैप्पी मैन है, मतलब नाखुश है अपनी जिंदगी से, और आज का मॉडर्न आदमी इतना ज्यादा इनसिक्योरिटीज और फियर से घिरा हुआ है। सो मैन वांट्स एन एस्केप फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। इसलिए वो व्यक्ति या वो आदमी, आज का मॉडर्न आदमी क्या चाहता है? अपनी समस्याओं, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी से भागने का एक रास्ता चाहता है। The narrator's psychiatrist friend says that the narrator's hobby of stamp collection is a temporary refuge from reality. वो एक एग्जाम्पल भी देता है कि देखो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक और हॉबी है, that is for stamp collection। वो डाक टिकट कलेक्ट करता था। बहुत लोगों के पास ऐसी हॉबी होती है कि वो पुराने पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि तुम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हो, पास्ट में जीना चाहते हो, आज इस समय में नहीं जीना चाहते और अपने इस टाइम से, प्रेजेंट टाइम से नाखुश हो। द नैरेटर डज नॉट अग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन। नैरेटर उसके इस जवाब से खुश नहीं है। He argues that his grandfather lived in nice and peaceful times, and if this was the case, his grandfather did not need to run away from reality. अब वो सैम से या साइकियाट्रिस्ट से ये बहस करता है कि उसके दादाजी तो एक बहुत अच्छी और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे अपने टाइम में, और अगर ऐसा है कि स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है वो रियलिटी से भागने वालों के लिए होती है या पास्ट में जीने वालों के लिए होती है, तो उसके ग्रैंडफादर भी ये काम करते थे, उनकी भी यही हॉबी थी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, तो उनको रियलिटी से भागने की क्या जरूरत थी। Still his grandfather pursued philately, the collection and study of postage stamp. अभी भी उसके पास उसके ग्रैंडफादर की फिलेटली यानी एक स्टैम्प्स का कलेक्शन रखा हुआ था। One summer night, Charlie worked late at the office. अब ये बताया जा रहा है कि थर्ड लेवल आखिर वो पहुंचा कैसे। एक गर्मी की रात थी, चार्ली अपनी ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। In a hurry to get back home, he decided to take the subway from Grand Central. अब चूंकि उसको अब घर जाने की जल्दी थी, तो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का निश्चित किया। सबवे होता है एक ऐसा रास्ता जो पेडेस्ट्रियन के लिए टनल जैसा बनाया जाता है ताकि वो सेफली मूव कर सकें। He crossed the arched doorway heading for the subway and got lost. उसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचने के बाद उसने एक आर्क डोरवे यानी एक ऐसा डोर क्रॉस किया जिसका शेप आर्क शेप्ड था और उसके अंदर जाके वो उसमें खो गया। The narrator strongly feels that the Grand Central grows like a tree and pushes out new corridors and stairs like roots. नैरेटर बिल्कुल स्ट्रांगली ये फील करता है कि ग्रैंड सेंट्रल जैसे पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है और जब भी उसमें जाओ, वहां पर जाओ, नए नए कॉरिडोर्स और नए नए डोरवेज देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल उन्होंने स्टोरी में बताया है कि एक बार वो एक डोरवे में चला गया था, तो एक टनल सी थी, उसमें वो चलता चला गया और निकला तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला। तो इस तरह के एक्सपीरियंस उसने बताए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कि उसको ऐसा लगता है कि जब भी मैं वहां जाता हूं तो नए डोरवेज और नए टनल्स वहां नजर आते हैं, जाने कितने कॉरिडोर्स हैं, कंफ्यूज करने के लिए। द नैरेटर वॉक्स डाउन अ कॉरिडोर, और अब वो आर्क डोरवे में घुसने के बाद उसको एक कॉरिडोर मिलता है जिसमें वो चलता चला जाता है। He finds nobody but hears empty sound of his own footsteps. उस कॉरिडोर में चलते हुए उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, बस उसको अपने कदमों की आहट और आवाज सुनाई पड़ती है। He found himself at the third level at Grand Central Station. और वो अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंचा हुआ पाता है। Now, when he found himself at third level of Grand Central Station, then what is the scenario over there? क्या सीन दिखता है उसको? There were smaller rooms, fewer ticket windows and open flame gas lights there. वहां पर उसने क्या देखा कि रूम्स बड़े छोटे छोटे बने हैं,
बहुत थोड़ी ही टिकट विंडोज हैं और लाइट्स कैसी जल रही हैं, गैस लाइट्स जल रही है। आजकल की तरह बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स नहीं जल रहे थे और गैस लाइट्स जल रहे थे वहां पे। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज मेड ऑफ वुड एंड वॉज लुकिंग एंशिएंट। जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है जहां से हम ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो लकड़ी का बना था केबिन और बहुत ही पुराने डिजाइन का दिख रहा था। एवरीबडी एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। जो भी वहां पे स्टेशन पे उसको दिखे लोग, वो लेट 19th सेंचुरी की ड्रेसेस पहने हुए दिखे। लंबे लंबे कोट, हैट्स, लॉन्ग बियर्ड्स, ऐसा उसने कुछ फैशन का अंदाज देखा उनका। To be sure, the narrator got a copy of the work dated June 11, 1894, where the lead story was about President Cleveland. और जब उसको थोड़ा सा शक हुआ कि वो कहीं और है, किसी और दुनिया में, तो श्योर होने के लिए उसने एक न्यूज़पेपर बॉय को पकड़ा और उससे एक कॉपी ली, एक न्यूज़पेपर की, जिसका नाम था द वर्ल्ड। और उससे उसको पता चला कि आज के ज़माने में तो वो पब्लिश ही नहीं होता था। तो फिर उसने जब डेट देखी तो उसमें लिखा था जून 11, 1894 और इसकी मेन स्टोरी, जो लीड स्टोरी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, जो उस वक्त वहां के प्रेसिडेंट थे। द नरेटर गोज टू द टिकट विंडो एंड डिमांड्स 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। अब नरेटर टिकट विंडो पर जाकर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस के 2 टिकट मांगता है। He wants to go there with his wife Louisa. वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ वहां जाना चाहता है। एक्चुअली ये उसका बहुत समय से विश रहा है कि गेल्सबर्ग एक रूरल एरिया है जहाँ पर वहाँ की पीसफुल लाइफ को जीने का उसका बहुत मन है और वो स्ट्रेस फ्री होकर रहना चाहता था, अपनी वाइफ के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता था। तो जब उसको मौका मिला, अब उसको लगा कि अब तो ये ज़माना पीछे का है और बहुत सस्ता होगा, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसने टिकट विंडो पर जाकर वहाँ पर टिकट पूछा। He wants to go there with his wife Louisa. He imagines it to be a peaceful countryside in the year 1894 when the First World War was 20 years away and the Second World War was 40 years away. वो इमेजिन करता है कि गेल्सबर्ग जो कि कंट्री साइड, जो रूरल एरिया है, वहाँ बहुत पीसफुल लाइफ होगी और 1894 से तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 40 साल दूर था। तो उसको लगा कि कितना मैं खुश जीवन वहां बिताऊंगा, बहुत पीसफुली रहूंगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीऊंगा। टू हिज सरप्राइज द क्लर्क एट द टिकट काउंटर डज नॉट एक्सेप्ट हिज करेंसी बिल्स। सेंसिंग ट्रबल द नरेटर रन्स अवे फ्रॉम द 3rd level टू एस्केप जेल। अब सरप्राइज उसको तब होता है जब टिकट परचेज करने के लिए वो अपना करेंसी देता है क्लर्क को और वो क्लर्क वो पैसा लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस वक्त तो कुछ और सिक्के चलते थे। तो अब उसको थोड़ा सा ट्रबल सेंस होता है, वो घबरा जाता है कि कहीं मुझे जेल ना हो जाए 3rd level पे वहीं पर उसी समय में। और उससे बचने के लिए, जेल से बचने के लिए वो वहां से भाग निकलता है और रास्ता वही लेता है जहां से वो जिस कॉरिडोर से आया था। The narrator withdraws $300 from the bank next day to buy the currency of 1890. His psychiatrist friend is really worried over this. अब ये सारी बातें वो किसको सुना रहा है? साइकियाट्रिस्ट सैम को, जो उसका फ्रेंड है। तो उसने ये बताया कि चूंकि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था और 3rd level के जरिए, तो वो क्या करता है, उसके बैंक में जो पूरी सेविंग थी $300 करीब, वो सारी की सारी वो निकाल लेता है और उस समय की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। अब इस बात को सुनकर उसका फ्रेंड सैम बहुत चिंतित हो जाता है कि ये तो बहुत सीरियस बात है। However, his $300 got reduced to 200 in old style bills. अब कभी भी आप कन्वर्जन कराओगे करेंसी को तो थोड़ा सा पैसा कट हो जाता है, तो $300 उसके जो थे वो सिर्फ उसको पुरानी करेंसी में लगभग 200 मिलते हैं। He does not care because he desperately wants to reach the 3rd level. वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसको पैसे कितने मिले, क्योंकि वो जानता है कि उस जमाने में तो सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था। वो परवाह नहीं करता कि उसको $300 के सिर्फ 200 पुराने करेंसी नोट मिले हुए हैं, क्योंकि उसे 3rd level पे पहुंचने की बहुत बेचैनी है, बहुत उत्सुकता है, इसलिए वो बिल्कुल परवाह नहीं करता कि $300 के बदले उसको 200 पुराने नोट मिले हुए हैं। The narrator fails to find the 3rd level again. अब अपने
$300 को वो पुराने करेंसी में बदल तो लेता है, लेकिन दोबारा नरेटर वो थर्ड लेवल ढूंढ नहीं पाता। His wife is very worried and pursues Charlie to stop looking for the third level. अब उसकी वाइफ लुइजा उसके बारे में बहुत चिंतित हो जाती है और उसको बार बार परस्यू करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो थर्ड लेवल की तलाश ना करे। So he resumes his hobby of stamp collection. इसलिए फिर वो अपना हॉबी जो था स्टैम्प कलेक्ट करने का वो उसको करने लगता है, थर्ड लेवल खोजने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। His psychiatrist friend Sam disappears and the narrator and his wife get proof of the existence of the third level. अचानक उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम डिसअपियर यानी गायब हो जाता है। अब इसको पूरी तरह शक हो जाता है क्योंकि सैम भी गेल्सबर्ग जाना चाहता था और उसकी भी बहुत ये विश थी कि वो गेल्सबर्ग जाके टाइम स्पेंड करे, वहां का पीसफुल रूरल एरिया देखे। तो अब इसको पूरी तरह डाउट हो जाता है और ये कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और सैम वहीं से गेल्सबर्ग चला गया है। नाउ बोथ ऑफ देम स्टार्ट देयर फ्यूटाइल सर्च फॉर द थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म। अब जब भी इन दोनों वाइफ हस्बैंड को टाइम मिलता है तो ये लोग अपना यूजलेस सर्च वीकेंड्स में शुरू कर देते हैं थर्ड लेवल के लिए। The narrator believes that Sam is now in Galesburg in the year 1894. नरेटर को ये विश्वास है कि सैम अब 1894 में पहुंच गया है गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। When a new stamp is issued, stamp collectors buy it and affix a new stamp on an envelope. अब इसको शक क्यों हुआ कि सैम वापस वहां गया है, गेल्सबर्ग गया हुआ है, क्योंकि उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी नरेटर की। और ये लोग एक फर्स्ट डे कवर बनाते हैं, जिसका मतलब होता है जब भी कोई नया स्टैम्प मार्केट में आता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, एक एनवेलप पे उस नए टिकट को खरीद कर चिपका देते हैं और अपने आप को ही मेल कर लेते हैं। और जब वो मेल आती है, पोस्ट मैन लेकर आता है, तो उस पर डेट पड़ी होती है कि वो किस दिन इशू हुआ था, ये इसका प्रूफ होता है। They mail the envelope to themselves on the first day of the sale. जिस दिन भी कोई नया टिकट इशू होता है, स्टार्ट होता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स पहले ही दिन उसको खरीद के अपने आप को ही एनवेलप पे चिपका के मेल कर देते हैं। The postman gives proof of the date. और पोस्टमैन उसका डेट का प्रूफ देता है। The envelope is never opened and nothing is written inside it. उसके अंदर कोई लेटर या कुछ नहीं होता और उस एनवेलप को कभी खोला नहीं जाता। वो प्रूफ के तौर पर स्टैम्प कलेक्टर्स ये हॉबी जो रखते हैं वो अपने पास रखे रहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर्स। इसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। Finicking with his stamp collection, the narrator finds a strange cover mailed to the narrator's grandfather's address in Galesburg. जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शंस को देख रहा था, तब नरेटर को एक बड़ा अजीब न्यू सा कवर मेड मिलता है, फर्स्ट डे कवर, जो नरेटर के ग्रैंडफादर के एड्रेस, जो कि गेल्सबर्ग में है, वहां के पते पर आया था। और ऐसा वो था एनवेलप जो उससे पहले चार्ली ने अपने कलेक्शन में नहीं देखा था। तो स्ट्रेंजली वो उसको ओपन करता है। इट हैज बीन प्रेजेंट देयर सिंस जुलाई 1894 और उस पर डेट क्या पड़ी है, जुलाई 1894। It bears a 6 cent stamp with the picture of President Garfield. उस एनवेलप पर 6 सेंट कीमत का स्टैम्प लगा है और प्रेसिडेंट गारफील्ड जो उस पीरियड में प्रेसिडेंट रहे होंगे उनकी पिक्चर है। The envelope contains a letter for Charlie by his friend Sam. अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे कवर का जो एनवेलप होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, ब्लैंक रहता है। बट इस एनवेलप के अंदर उसके दोस्त सैम का लिखा हुआ लेटर था जो उसने चार्ली के लिए लिखा था। Sam confirms the presence of the third level and advises the narrator to keep looking for it. सैम कंफर्म करता है नरेटर को यानी चार्ली को कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और उसको एडवाइस करता है कि यहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पीसफुल लाइफ है और तुम थर्ड लेवल को ढूंढना जारी रखो। He says it's worth it. वो कहता है इसकी कीमत मिलेगी, मतलब ऐसा तुम्हारा काम होगा जिसका तुमको लगेगा कि हाँ मैंने इसकी कीमत वसूल कर ली।
तो अब कंफर्म हो जाता है चार्ली को कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मतलब उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो उसको कहता था कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या एस्केपिस्ट हो, अपनी परेशानियों से भागना चाहते हो, इसलिए तुमने ये कहानी या इमेजिनेशन की दुनिया बताई है, वो खुद उसकी बात पर बिलीव कर थर्ड लेवल को सर्च करता है और 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच जाता है। Charlie finds out that Sam had bought $800 worth of old style currency. अब जहां पे चार्ली गया था अपने $300 को कन्वर्ट करने के लिए ओल्ड करेंसी में, वहां पर जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि सैम ने अपने $800 को पुराने समय की करेंसी में कन्वर्ट किया था। दिस मनी वॉज सफिशिएंट टू सेट अप अ हे feed and grain business which Sam dreamt of. Sam is a qualified psychiatrist but cannot go back to his profession in Galesburg of 1894 because the profession of psychiatrist did not exist at that time. तो इतना पैसा जो वो कन्वर्ट करा के ले गया है, भाई चार्ली ने तो $300 केवल कन्वर्ट कराए थे, उसने $800 कन्वर्ट कराए हैं। तो वो ये गेस करता है चार्ली अब कि सैम जो हमेशा से बिजनेस करना चाहता था भूसे का, दाने का और अनाज का, वो बिजनेस वहां पे कर रहा होगा 1894 में गेल्सबर्ग में, क्योंकि वो तो क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट था। लेकिन 1894 में जिस दुनिया में वो चला गया, जिस टाइम में वो चला गया, वहां पर उस समय साइकियाट्रिस्ट का जैसा कोई प्रोफेशन हुआ ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तो तब पड़ती है जब हम बहुत टेंशन में हो, मेंटल प्रेशर में हो, और जिस समय की बात हो रही है 1894 में, वहां सब स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया करते थे, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण था और बहुत खुशहाल लाइफ थी, तो वहां साइकियाट्रिस्ट का कोई काम ही नहीं हो सकता था। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, और ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, साइंस फिक्शन थ्रिलर है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।